जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार के मरुस्थल की मुख्य शब्दावली को देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको यहीं पर याद करा दूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है राजस्थान ज्योग्राफी, सब कुछ आपकी मुट्ठी में करा दूंगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ बातें लिख दी हैं, बस इनको समझना है। जैसे आप इनको समझ जाएंगे तो फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे इनको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, जिसमें अपन ने 3 भौतिक प्रदेश तो पढ़ लिए। अपन लास्ट भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे, थार के मरुस्थल की। उसमें भी अपन ने विशेषताएं देख ली। अब शब्दावली देख लेते हैं, कल इसका वर्गीकरण कर देंगे, फिर समाप्त कर देंगे इसको, ठीक है। तो पहली शब्दावली हो जाएगी अपनी थली। थली क्या होती है? जो थार का मरुस्थल है उसका स्थानीय नाम, वहाँ पर उसको थली कहा जाता है। जैसे अपना नाम होता है ना स्थानीय नाम, जैसे आपका गोलू मोलू जो भी है वो स्थानीय नाम है, घर का नाम। वैसे इसका घर का नाम थार के मरुस्थल का घर का नाम क्या है? थली है। घर में इसको थली कहा जाता है। यानी कि जैसलमेर बाड़मेर वाले लोग इसको थली कहते हैं। क्या कहते हैं? थली कहते हैं, थली कहते हैं, ठीक है। थली क्या हो जाएगा? थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम। उसके बाद धोरे। धोरों से आप सभी परिचित होंगे। धरती दोरारी, अपने राजस्थान के बारे में है सही, धरती दोरारी, ठीक है। धरती दोरारी क्या होता है कि जब अपने बालू का स्तूप बनते हैं तो उनके बीच में जो स्थान जगह हो जाती है जिसमें से लोग जाते रहते हैं, उसको ही धोरे बोले जाता है। अपन खेत में भी तो बनाते हैं धोरे वगैरह, कि एक तरफ जैसे ऊंची ठोर बना दी, ऊंची जगह कर दी, दूसरी तरफ भी ऊंची जगह कर दी और बीच में से पानी जाता है, उसी को धोरा बोला जाता है। तो उसी तरह जब रेत के टीले जम जाएंगे तो उनके बीच में जो खाली स्थान रहेगा जाने के लिए, आने जाने के लिए, उसको ही धोरा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? धोरा कहा जाएगा। लहरदार इस्तला करती है, यानी कि धोरा हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद लू। लू आप सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में चलती है लू, जिसको अपन झक्कर बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, झक्कर वगैरह, ठीक है। तो वही है हिंदी में इसको ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन। तो यानी कि गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म पवनें, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो लू कहा जाता है। सिंपल सी है लू, लू, ठीक है, लू। उसके बाद बात करते हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती हैं कि जो स्थान विशेष पर चलती हैं, किसी स्थान विशेष पर चलने वाली इस पवनों को स्थानीय पवनें कहा जाता है। और वो क्यों चलती हैं? या तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा, और तापमान कम रहेगा तो वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर पवनों की दिशा भी तापमान वायुदाब के कारण अलग अलग होगी। तो उस कारण जो पवन होगी, जो हवाएं होगी, वो भी अलग अलग दिशाओं से चलेगी। तो उसी को स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है और उनको स्थानीय पवनें कहा जाता है। जो ये लू हैं, ये भी क्या है? एक स्थानीय पवन ही है, स्थानीय पवन ही है। यानी कि क्षेत्र विशेष में पवनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको स्थानीय पवन कहा जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में अपने यहाँ पर झक्कर वगैरह चलती है, गर्म हवा चलती है, तो उसी को लू कहा जाता है। और इसका स्थानीय नाम ही तो लू है, ठीक है। स्थानीय नाम ही इसका लू हो जाएगा, और तो कुछ है भी नहीं। 2 प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म, गर्म और ठंडी। स्थानीय पवनें 2 प्रकार की, ठंडी और गर्म, ठीक है। उसके बाद बबूलिया। बबूलिया नाम सुना होगा आपने, भरबुलिया वगैरह, वही बबूलिया होता है। यानी कि एकदम जब चक्रवात आता है ना, छोटा चक्रवात, गर्मी के मौसम में ज़्यादा आते हैं, तो चक्रवात आते हैं परिधि से भीतर की ओर उठ कर ऊपर बहुत सारी चीज़ों को उड़ा ले जाते हैं, उसी को चक्रवात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बबूलिया बोला जाता है। स्थानीय भाषा में इसको बबूलिया बोला जाता है कि आकस्मिक आने वाले वायु के चक्रवात। वायु के चक्रवात वही गोल 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 घूमते हैं ना, उसी को। और चक्रवात क्या होता है कि केंद्र में अधिक तापमान, जब अपना मरुस्थल है, मरुस्थल में तापमान हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। आपको पता है कि दिन में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और रात में ठंडा हो जाता है। तो दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो केंद्र में तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि जो तापमान होता है वो क्या होता है? प्रेशर एटमॉस्फेयर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तापमान वायुदाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तापमान ज़्यादा रहेगा तो वायुदाब कम होगा, और तापमान कम रहेगा तो वायुदाब ज़्यादा होगा, उच्च वायुदाब होगा। तो अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब, जिसके कारण क्या होती है कि पवन तीव्र गति से, यानी कि बहुत तेज गति से परिधि, यानी कि बाहर से भीतर की ओर गति करती है। क्या करती है? बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर। ऐसे जैसे बाहर मान लो तो ये भीतर की ओर, और जैसे ही इसके भीतर गर्म हवाएं आएंगी वो क्या होंगी? ऊपर उठती हैं। हमेशा एक बात याद रखना है कि जो भी गर्म चीज़ होती हैं वो हमेशा ऊपर उठती हैं। गर्म हवा जो होती है वो ऊपर उठती है। जैसे अपने सांस होती हैं सर्दी के मौसम में, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो जब अपन सुबह उठते हैं तो अपने मुंह से जो
हवा निकलती हैं वो अपन को दिखाई देती हैं, ठीक है। वो धुएं की तरफ में फॉग वगैरह निकलता है, वो ऐसे करते हैं तो ऊपर जाता है वो हमेशा, यानी कि अपने शरीर से गर्म हवा निकलती है। क्योंकि अपना तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस है, अपने भीतर का तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, सबको पता है शरीर का तापमान। तो वो 37 डिग्री जो सेल्सियस है वो हमेशा क्या होगा, अपने अभी वर्तमान तापमान तो क्या है, बाहर का तापमान ठंडा है और जो अपने शरीर का तापमान है वो गर्म है। तो इससे गर्म हवा निकलेगी तो वो हमेशा ऊपर ही जाएगी। जैसे आपने चूल्हा जलते हुए देखा होगा तो उससे भी जो गर्म हवा निकलती है वो भी हमेशा ऊपर ही जाती हैं। तो गर्म हवाएं हमेशा ऊपर जाती हैं। तो क्या होगा कि जब तापमान अधिक होगा और वायुदाब कम होगा तो परिधि से भीतर की ओर वायुदाब मतलब तेज गति से क्या होगी, पवनें गति करेंगी, जिससे गर्म हवाएं ऊपर की ओर चली जाएगी और बहुत बड़ा रूप ले लेगी, जिसको चक्रवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में कि जब तापमान ज़्यादा रहेगा तो निम्न वायुदाब रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से हवाएं गति करती हैं, जिससे क्या होता है कि गर्म पवनें ऊपर उठती हैं और चक्रवात का रूप ले लेती हैं, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बबूलिया कहा जाता है। एकदम जो आ जाते हैं ना, कहीं से मान लो गर्मी के मौसम में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो किसी स्थान से उड़ जाते हैं, थोड़ी सी हवा चली, थोड़ा सा तापमान ज़्यादा हुआ तो उसमें उठा के थोड़ी सी दूर जाके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसको बबूलिया वगैरह कहा जाता है। उसमें जो पन्नियाँ वगैरह उड़ती रहता है, थैलियाँ वगैरह उड़ा ले जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, उसी को बबूलिया कहा जाता है। मावट, इससे आप सभी परिचित हैं कि सर्दी में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। सिंपल सी बात याद रखोगे, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, जब कभी बरसात हो जाएगी तो उसी को मावट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मावट। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ याद रखना कि ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से, यानी कि भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से मावट इंपॉर्टेंट है। और मावट को गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे, इंग्लिश में गोल्डन ड्रॉप्स और हिंदी में सुनहरी बूंदे कहा जाता है, क्योंकि ये गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि जहाँ पर मावट पड़ती है वो वहाँ पर गेहूं की फसल अच्छी होती है और फसलों के लिए गोल्डन ड्रॉप्स की तरह कार्य करती हैं, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, सुनहरी बूंदे कहा जाता है। तो शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावट कहलाएगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद पुरवैया समझो कि राजस्थान में जब बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती हैं, अपन ने हाड़ौती का पठार पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी की शाखा अपने हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती है। तो मान लो अपना हाड़ौती का पठार यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा राजस्थान का मैप मानो इस बोर्ड को, ठीक है। ये उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ पर अपने दक्षिण पूर्व में कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार है। तो हाड़ौती के पठार से अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है। तो इधर तो पूर्व है ना, तो इधर से प्रवेश करती हैं, वो पूर्व से प्रवेश करती हैं, तो पूर्व से आती हैं, इसलिए इसको पुरवैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरवैया। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब मानसून आता है, यानी कि जब बरसात के दिन आते हैं, तो जब अपने जून में बारिश होने लगती है तो बारिश के पहले ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। क्या आने लगती है, ठंडी ठंडी हवा, और वो किधर से चलती है, पूर्व की तरफ से चलती है। तो प्रैक्टिकल करके देखना कि वो पूर्व की तरफ से चलती है, थोड़ा ध्यान दिया करो, उसमें ऐसी नॉर्मल चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। मैं बहुत बार ध्यान देते रहता हूँ ऐसे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पुरवैया चलती रहती हैं, तो वही हो जाएगी पुरवैया, पूर्व दिशा से चलने के कारण इसको पुरवैया कहा जाता है। और मानसून हवाएं हैं इसलिए इसको पुरवैया कहा जाता है। ऐसे छोटी मोटी हवाएं चलेंगी तो उसको पुरवैया नहीं कहा जाएगा, मानसूनी हवाओं को ही पुरवैया कहा जाएगा, ठीक है, जो पूर्व दिशा से चलती है। तो ग्रीष्मकालीन, यानी जब सर्दी बरसात आएगी तो उसके पहले तो ग्रीष्म ऋतु ही होगी, तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून अपना जब मानसून पड़ेंगे तब दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा दो भागों में पड़ जाती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो उसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो अपने राजस्थान में हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती है, यानी कि पूर्व से प्रवेश करती है। तो उसे से होने वाली वर्षाओं को, मानसूनी हवाओं को क्या कहा जाता है, पुरवैया कहा जाता है। और इसी के कारण राजस्थान के अधिकांश जिलों में इन्हीं पुरवैयों के कारण वर्षा होती है, ठीक है। जब ये ठंडी ठंडी हवा चलती है तो अपन खुद अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लाया झील की। प्लाया झील तो सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शुष्क प्रदेशों में उच्च भूमि से घिरी निम्न भूमि। यानी कि शुष्क प्रदेश, यानी कि मरुस्थली मानो शुष्क प्रदेश, तो और क्या, शुष्क प्रदेशों में उच्च भूमि से घिरी निम्न भूमि। जैसे मान लो ये दो बालू के टीले हैं, इनके बीच में ये जगह है, इसमें वर्षा का पानी भर गया तो वो झील का निर्माण कर लेगा। मान लो ये दो टीले हैं, दोनों हाथ मैंने टीलों की तरह बना दिए, इनमें जो खाली गैप है यहाँ पर मान लो पानी भर गया,
तो इसी को प्लाया झील बोल देंगे। और ये स्थायी तोड़े होते हैं, हमेशा तोड़ी रहेंगे ये। भाई बालू के टीले तो हवा के साथ इधर उधर भागते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अस्थायी झील होती हैं और इन्हीं अस्थायी झीलों को प्लाया कहा जाता है। और सर्वाधिक कहाँ पर होती हैं? जैसलमेर में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? जैसलमेर में पाई जाती हैं। खारी प्लाया झील को सेलिनास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, खारी प्लाया झील को सेलिनास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलिनास कहा जाता है। और जब वाष्पीकरण के द्वारा पानी उड़ जाएगा तो लवणों की मात्रा में वृद्धि वाले क्षेत्र, यानी कि जब प्लाया झील, गर्मी तो वहाँ पर पड़ती है, अपने शुष्क थार के मरुस्थल में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब प्लाया झील में से पानी गायब हो जाएगा, वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है, तो जब लवण बच जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि खारापन तो उस झील में होगा ही सही, तो लवण बच जाएंगे, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा फिर? सारीय क्षेत्र या कल्टर भूमि। क्या कहा जाएगा? सारीय क्षेत्र या कल्टर भूमि। ठीक है, आ गया समझ में कि प्लाया झील उच्च भूमि से गिरी निम्न भूमि में पानी भर जाया जाता है, जिससे झील का निर्माण हो जाता है। अस्थायी झील होती है। और खारी पानी की झील को क्या कहा जाता है? सेलिनास कहा जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर में। और जब वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा पानी सूख जाता है तो लवणों की मात्रा में वृद्धि वाले क्षेत्र को कल्टर भूमि या क्या कहा जाता है? अपने सारीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। इसके बाद बात करते हैं रन या टाट या तल्ली या अभिनति। एक ही नाम है वैसे, रन या टाट, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रख लेना, रन या टाट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब बालू का स्तूप है, जैसे बालू का स्तूप है, जब पानी सूख जाएगा प्लाया झील का, तो वहां पर दलदली भूमि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दलदली भूमि। तो उसको क्या कहा जाता है? रन या टाट कहा जाता है। सर्वाधिक रन अपने जैसलमेर में हो जाएंगे, जैसे पोखरण हो गया, बरामसर हो गया, लवा हो गया, ऐसे बहुत सारे रन हैं। तो सर्वाधिक जैसलमेर में हो जाएंगे, बाप जोधपुर में हो जाएगा, थोप बाड़मेर में हो जाएगा। पोखरण जैसलमेर में, थोप बाड़मेर में, बाप जोधपुर में। ठीक है, बाप जोधपुर में, थोप बाड़मेर में और पोखरण जैसलमेर में। थोप सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से थोप सबसे बड़ा रन हो जाएगा। याद रख लेना, छोटी सी बात है, सर्वाधिक जैसलमेर में हो ही गई। तो ये अपनी कुछ स्पेशल शब्दावली है जिसको याद करना जरूरी है। इनमें लू वगैरह बहुत बार पूछा है, मावट भी बहुत बार पूछा है, पुरवैया वगैरह, प्लाया झील और रन के बारे में, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक दो शब्दावली और बच जाती हैं, जैसे बजादा हो गया, ऐसे बालसन का मैदान हो गया, ऐसे उनको भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। तो आई होप ये तो आपको याद हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। थली स्थानीय भाषा में थार के मरुस्थल का नाम धोरे आप जानते ही सही, लहरदार स्थला करती है, यानी कि बालू का स्तूप के बीच जो स्थान बच जाता है उसको थली क्या बोला जाता है? धोरे बोला जाता है। धरती धोरारी। लू गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाएं। ठीक है, और स्थानीय पवने, किसी स्थान विशेष में चलने वाली पवने दो प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म। गर्म का उदाहरण लू हो जाएगा और ठंडी का अपने पूर्वैया ठंडी होती है। ठीक है, उसके बाद भभूलिया क्या होता है? आकस्मिक आने वाला चक्रवात। चक्रवात क्या होता है कि उच्च तापमान तथा निम्न वायुदाब के कारण परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से आने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? और ऊपर उड़ती हैं, जिससे चक्रवात का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी है। उसके बाद मावट, शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। गेहूं की फसल के लिए अच्छी होती है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कहा जाता है। और प्लाया झील स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शुष्क प्रदेशों में उच्च भूमि से गिरी निम्न भूमि या बेसिन। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ पर? जैसलमेर में हो जाएंगे प्लाया झील वगैरह। अस्थायी झील होती हैं, जब वाष्पीकरण के द्वारा पानी सूख जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्षारीय क्षेत्र या कल्टर भूमि कहा जाता है। और खारी प्लाया झील को क्या कहा जाता है? सेलिनास भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रन या टाट या तल्ली या अभिनति की। तो बालुका स्तूपों के मध्य दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? रन या टाट या तल्ली कहलाता है या अभिनति कहलाता है। बालुका स्तूपों के मध्य क्या? दलदली क्षेत्र। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे पोखरण हो गया, जैसलमेर में, थोप हो गया, बाड़मेर में, बाप हो गया, जोधपुर में। सर्वाधिक कहाँ पर हो जाएंगे? जैसलमेर में हो जाएंगे। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रन अपना थोप हो जाएगा। तो ये याद करना ज़्यादा मतलब कि डिफिकल्ट तो है नहीं, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अपने आसपास की लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। लू अपन सभी जानते हैं, माउंट अपन सभी जानते हैं, भभूलिया अपन सभी जानते हैं, और पुरवैया भी जानते ही हैं। और बस प्लाया झील, रन, टाट याद करना है, ज़्यादा टफ चीज़ें हैं नहीं। उसके बाद बात करते हैं अपन अगली जो स्पेशल शब्दावली है उनकी बात कर लेते हैं। तो अगली शब्दावली हो जाएगी बालनसन या बालसन का मैदान। तो ये क्या हो जाएगी? उच्च भूमि से गिरी भूमि, निम्न भूमि क्या हो जाएगी? बालनसन या बालसन का मैदान। सिंपल सी है, उच्च भूमि है, मान लो ये उच्च भूमि है, तो इसके मध्य की जो भूमि होगी उसको क्या कहेंगे? बालसन का मैदान, बालनसन का
मैदान, ठीक है, सिंपल सी है। उसके बाद बजादा, बजादा क्या होता है कि प्लाया, जैसे ये पर्वत हैं, ये पर्वत मान लो, उसके बाद ऐसे कुछ पर्वत हैं अपने मरुस्थल में, वैसे याद रखना, ठीक है, इनके बीच में पानी भर गया तो ये किसका निर्माण हो गया, प्लाया झील का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, प्लाया झील का निर्माण हो गया। पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले, ये मंद ढाल हो गया ना, इस मंद ढाल वाले मैदान का निचला भाग, ये निचला भाग जो प्लाया से मिलता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बजादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बजादा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, बजादा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बजादा। यानी कि कुछ भी याद मत रखो, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, बस ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ है तो पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लाया, ये प्लाया हो गई, प्लाया और जो पर्वतीय भाग हैं उसका अग्रभाग, ये अग्रभाग ऊपर वाला अग्रभाग हो जाएगा, ठीक है। अग्रभाग के मध्य, यानी कि जो ये अग्रभाग है प्लाया और अग्रभाग के मध्य जो प्लाया से जुड़ते हैं ना निम्न मंद ढाल वाली भूमि, इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा बजादा। क्या कहा जाएगा, बजादा। क्या कहा जाएगा, बजादा कहा जाएगा। याद हो गया होगा। मलबा के निक्षेप से इसका निर्माण होता है, मलबा के निक्षेप से इसका निर्माण हो जाता है कि मलबा धीरे धीरे बहता रहता है तो वो उससे बजादा का निर्माण हो जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप तो बस 3-4 चीज़ें याद रखना, लू को याद रखना, माउट को याद रखना, प्लाया झील को याद रखना, उसके बाद अपने रन को याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी और याद भी हो गई होगी, जहाँ तक ऐसे आशा करता हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।